Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. And guys, as you all know that कि हमने आपके रिसर्च एप्टीट्यूड से 100 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट किए थे। 10 क्वेश्चंस का सीरीज़ रही थी और इस तरह से हमने कुल मिलाकर 100 क्वेश्चंस कवर किए। तो आज जो हम लेकर आए हैं आपके लिए सेशन में वो है आपका प्रैक्टिस सेट, यानी कि हम पूरा यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड के टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। या तो हम इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे या फिर हमें इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करना होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड का ये पार्ट फर्स्ट रहने वाला है, बट अगर हमारे इसी पार्ट में कवर हो गया तो हम नेक्स्ट पार्ट नहीं लाएंगे। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात है, अभी सुन लीजिए ताकि आपको ये ना लगे कि हमारा ये वीडियो देखना वेस्ट रहा। ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेंगे आपको। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, यहाँ पर हिंदी नहीं है। यानी सेशन जो है बाइलिंगुअल नहीं, क्योंकि 50 क्वेश्चंस कवर करना और सेशन अगर हम बाइलिंगुअल रखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो इसलिए हिंदी वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनके लिए भी सेपरेट सेम क्वेश्चंस की वीडियो आएगी हिंदी लैंग्वेज में। तो आज जो है इस वीडियो को सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज वाले कैंडिडेट्स देखिए जो इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल है। क्लियर? तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो लास्ट तक बने रहे वीडियो के साथ विदाउट स्किप किए, ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मिस ना हो। यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन हम नहीं देंगे, सिर्फ क्वेश्चन रीड करेंगे और आपको आंसर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस चलिए स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। और सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं इतना कहूँ कि देखिए एग्ज़ाम आ गया, अभी भी ऐसे कैंडिडेट्स जो बैठे हुए हैं कि चलिए एग्ज़ाम आने दीजिए, डेट शीट आने दीजिए तब हम प्रिपरेशन करेंगे, तो भैया नहीं। अब देखिए जब फॉर्म आ गए हैं आपके तो होपफुली आपको जल्दी आपके डेट शीट, आपका एडमिट कार्ड भी देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आप जब प्रिपरेशन को स्टार्टिंग से करते हैं और हार्डवर्क थोड़ा करते हैं उसी का रिजल्ट आपको मिलता है। आप सोचिए 2-3 दिन में पढ़ के हम चले जाएंगे एग्ज़ाम देने, तो कोई भी कैंडिडेट इस तरह से जो है वो सक्सेस नहीं पाता। ठीक है, आपकी जो टाइम ड्यूरेशन रहती है कि आपने कितनी टाइम ड्यूरेशन हार्डवर्क किया वो भी काउंट होता है। ठीक है, तो स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेशन का, व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कंसेप्ट फॉर्मेशन। अगर हम कंसेप्ट फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर हाईयर लेवल पूछा है, हाईएस्ट लेवल पूछा है। सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा होगा कंसेप्ट फॉर्मेशन का? फॉर्मल लेवल, सेंसरी लेवल, कंक्रीट लेवल या फिर डी है आपका नन ऑफ दीज। यहीं पर देखेंगे डी ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करूँ कंसेप्ट फॉर्मेशन की तो हाईएस्ट लेवल जो रहता है कंसेप्ट फॉर्मेशन पे वो रहता है आपके फॉर्मल लेवल का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल से, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है उससे इन चारों में से कौन जो है वो बिलोंग नहीं करता है? कोटा सैंपल, मल्टी स्टेज सैंपल, पर्पसिव सैंपल या फिर इंसिडेंटल सैंपल। तो याद रखने वाली बात है कि जो हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है वो कोटा सैंपल की कैटेगरी में भी आती है, मल्टी स्टेज सैंपल में भी आती है, इंसिडेंटल में भी आती है, लेकिन पर्पसिव में नहीं आती। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की कैटेगरी में इनमें से कौन नहीं आता? तो पर्पसिव सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में नहीं आती, बाकी कोटा, मल्टी और इंसिडेंटल ये तीनों आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, The research proposal sent to research institutes for financial assistance must have। अब देखिए जो रिसर्च प्रपोजल्स हैं जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को भेजे जाते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, उनमें क्या होना चाहिए, उनके पास क्या होना ज़रूरी है? द होल प्लान एंड प्रोसीजर, पूरा प्लान और प्रोसीजर होना चाहिए, बजट, रिक्वायरमेंट और टाइम शेड्यूल होना चाहिए, या फिर डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होने चाहिए रिसर्च के, इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो इसको तो सबसे पहले हटाएंगे। ठीक है, दूसरा है होल प्लान एंड प्रोसीजर। बिल्कुल, आपको भी वर्क अगर कर रहे हैं तो आपको प्लान और प्रोसीजर पता होना चाहिए, लेकिन हमसे पूछा है कि जो रिसर्च प्रपोजल सेंड किए जाते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट पे फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, तो फाइनेंशियल की बात आ गई यहाँ पर, तो आंख बंद करके मार दीजिए। फाइनेंशियल किसके साथ जाएगा? बजट, रिक्वायरमेंट और टाइम शेड्यूल के साथ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति की बात हो रही है, तो आर्थिक स्थिति क्या है? आपका बजट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डेटा। अब यहाँ पर आपको डेटा प्रोवाइडेड है, लॉजिकल एनालिसिस, क्राइटेरियन, कंटेंट एंड इंडक्टिव, और आपसे पूछा है कि इन चारों में से कौन सा अप्रोच ऑफ एनालिसिस के अंतर्गत नहीं आता है। क्वालिटेटिव डेटा के अप्रोच ऑफ एनालिसिस के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं आता, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ, इंडक्टिव एनालिसिस। क्लियर है? So D for Denmark is the correct answer. Now let's move towards our next question and it is question number 5. Internal criticism is done. तो ये हम लोग देख चुके हैं कि इंटरनल क्रिटिसिज्म जो है, जो आंतरिक आलोचना होगी वो कब क्यों होगी, तो टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ सोर्स की एक्यूरेसी का पता लगाने के लिए, टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स की ऑथेंटिसिटी बदलेंगे कितनी ऑथेंटिक है वो, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप जब इंटरनल क्रिटिसिज्म करेंगे, जब आंतरिक आलोचना करेंगे, तो आंतरिक आलोचना आप सोर्स की एक्यूरेसी भी पता लगाने के लिए करेंगे और उसकी ऑथेंटिसिटी का पता लगाने के लिए भी करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, रिसर्च मीन्स। तो रिसर्च बेसिकली क्या होता है, हमने सेपरेट वीडियो में डिस्कस भी किया था। सर्च अगेन एंड अगेन, किसी भी चीज़ को आप बार बार सर्च करते हैं, इट इज़ रिसर्च। या फिर आप किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, या फिर साइंटिफिक अप्रोच है नई सच्चाई का पता लगाने के लिए, या फिर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, या कोई आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं। तो अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं तो ये तो आपका एक्सपेरिमेंट ही हो गया, प्रैक्टिकल आप इसको कहेंगे। ठीक है, या फिर आप इसको हाइपोथेसिस बिल्ड करना कहेंगे। ठीक है, सर्चिंग अगेन एंड अगेन, बार बार कुछ आप सर्च कर रहे हैं, सर्च तो कर रहे हैं लेकिन आप क्या कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, कोई आप अपनी तरफ से कोई हाइपोथेसिस बना रहे हैं। यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं, कैसे बोला, सर्च अगेन एंड अगेन। आप कुछ भी बार बार खोजेंगे तो वो रिसर्च नहीं हो जाएगी। आप गूगल पे बार बार डालेंगे कि रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर्स, आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आंसर्स, तो वो आपकी रिसर्च नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। सॉल्यूशन किसी प्रॉब्लम का अगर आपको निकालना है तो वो भी आपके रिसर्च के अंतर्गत नहीं आएगी। जो रिसर्च होती है वो क्या है, वो एक साइंटिफिक अप्रोच है, मैंने पहले ही बताया था। और साइंटिफिक अप्रोच क्या है कि आप कुछ नया जो है यहाँ पर पता लगाते हैं पुरानी रिसर्च को पढ़ के। ठीक है, तो पुरानी जितनी भी रिसर्चेस हुई हैं उनको आप स्टडी करते हो और कुछ नया अपना कंक्लूजन निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड दी रिसर्च। यानी ये क्या है, एक साइंटिफिक अप्रोच है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस। अगर हम रिसर्च प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो रिसर्च के स्टेप्स भी हमने सेपरेट वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेप की रिसर्च प्रोसेस में, तो क्या आप सबसे पहले सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो, आप सर्वे करते हो रिलेटेड लिटरेचर से, या फिर आप आइडेंटिफिकेशन करते हो ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च, या फिर सर्चिंग फॉर सोल्यूशन टू प्रॉब्लम। तो पहले आपको प्रॉब्लम का पता लगाना होगा, तब उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे ना। बिना प्रॉब्लम का पता लगाए तो आप सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि आप सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है क्या, पहले उसका पता लगाएंगे तभी तो उसकी सोर्सेज निकालेंगे। आप पहले ये पता लगाएंगे कि आप नेचुरल रिसोर्सेज पर रिसर्च कर रहे हैं। जब आप नेचुरल रिसोर्सेज पर रिसर्च करें तभी तो उसकी सोर्सेज दिखेंगे कि कहाँ कहाँ से आपको जो है वो रिसोर्सेज मिलती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा सर्वे, तो सर्वे भी आप कब करो, मैंने आपको बताया था कि सर्वे आप अलग अलग पॉपुलेशन में मतलब एक नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे करते हैं। एक टॉपिक रख के माइंड में कि आप कुछ भी टॉपिक रख लीजिए कि एक क्वेश्चन आपने ले लिया, जिसमें आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपने एक क्वेश्चन लिया कि इन्वायरमेंट के अगर हम बात करें तो इन्वायरमेंट की अवेयरनेस किसको ज़्यादा है, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स को या यूपी बोर्ड के स्कूल्स को। तो इससे पहले आपने ये सेट तो किया कि आपको इन्वायरमेंटल अवेयरनेस का सर्वे करना है। ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट जो रहेगा वो क्या है कि आपको आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले पता लगाना है कि आपको जो रिसर्च है वो किस एरिया पर करनी है। तो आपको पहले रिसर्च के ब्रॉड एरिया का पता लगाना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ अ रिसर्चर कंडक्ट अ रिसर्च ऑन फाइंडिंग आउट विच एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर बोला है कि अगर कोई भी एक रिसर्चर है वो एक रिसर्च कंडक्ट कर रहा है क्या फाइंड आउट करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल मतलब एक रिसर्चर है वो एक रिसर्च को कंडक्ट कर रहा है और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंस्टीट्यूट के इफेक्टिवनेस को। ये किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पर इस बात का आपको याद रखना है कि अगर कोई रिसर्चर एक रिसर्च कंडक्ट कर रहा है ये पता लगाने के लिए कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल ज़्यादा अच्छा माना जाएगा या ज़्यादा हेल्पफुल है किसी भी एक इंस्टीट्यूट की इफेक्टिवनेस के लिए, तो वो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम
एक्सपोस्ट फैक्टो मेथड कहेंगे, नहीं। एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च ये नहीं है, एक्शन रिसर्च भी ये नहीं है। यहाँ अगर हम बात करें तो ये क्या है, आपकी अप्लाइड रिसर्च है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज अ रिसर्चर इज जनरली एक्सपेक्टेड टू। अब एक जो रिसर्चर होता है उससे आप जनरली क्या, उससे जो है वो उम्मीद लगाई जाती है, क्या आशा की जाती है, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उससे कि जो वो क्या करे, जो भी पहले से एग्जिस्ट लिटरेचर्स हैं, मतलब जो पहले से लिटरेचर हैं उसको स्टडी करे, ठीक है, जिस भी फील्ड पे वो वर्क कर रहा है, या फिर जनरेट करे नए प्रिंसिपल्स को, नई थियरीज को, या फिर वो सिंथेसाइज करे आइडियाज़ जो कि दूसरों के द्वारा दिए जा रहे हैं, या फिर वो एवेल्यूएट करे कि स्टडी की फाइंडिंग्स को, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एक रिसर्चर से, तो एक रिसर्चर से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो क्या करे, आप लिटरेचर पढ़ते रहेंगे ऑलरेडी, तो उससे आप क्या कुछ रिसर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप ऑलरेडी जो लिखा हुआ है उसी तो पढ़ें, तो ये कोई बड़ा टास्क नहीं है, हर कोई पढ़ लेगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी नहीं रहेगा। आप आइडियाज़ को सिंथेसाइज करें, जो दूसरा आपको दे रहा है वो सही दे रहा है, गलत दे रहा है, डोंट नो, ठीक है। फाइंडिंग्स स्टडी की नहीं निकालनी, आपको रिसर्चर से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसको क्या करना है, नए प्रिंसिपल्स को जनरेट करना है, नई थियरीज को डेवलप करना है, ठीक है। जिस तरह से आप अपनी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल मिल गई। सबसे पहले, इससे पहले आपकी मैंडली पीरियडिक टेबल थी, उसमें जो थे वो आपके एलिमेंट्स, जो आपके लेंथेनाइट्स, एक्टिवेट्स, जितने भी आपके एलिमेंट्स वगैरह थे, वो एलिमेंट्स जो थे वो सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं थे, तो उसके लिए उसमें कुछ चेंजेस करके नई आई मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो ये क्या हुआ, एक नए प्रिंसिपल हुआ, एक नई थियरी हुई, तो यही आपकी रिसर्च कहलाती है, ठीक है। तो एक रिसर्चर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नए प्रिंसिपल्स को, नए आइडियाज़ को जो है वो जनरेट करे। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। अब यहाँ पर आपको देखिए स्टेप्स दिए हैं और आपसे पूछा है कि जो एजुकेशनल रिसर्च की जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप सबसे पहले कलेक्शन करते हैं डेटा का, आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे मुझे लग रहा है आपको अरेंज करना है शायद, सीक्वेंस में लाना है इनको, ठीक है। तो एजुकेशनल रिसर्च की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आपको इन स्टेप्स को जो है वो अरेंज करना है। तो चलिए अरेंज करेंगे, देखेंगे नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आप डेटा का कलेक्शन करने लगेंगे क्या, नहीं। आप स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव के स्टेटमेंट्स देंगे, नहीं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रॉब्लम का पता लगाएंगे। प्रॉब्लम का पता लग गया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं एजुकेशनल रिसर्च की प्रक्रिया की बात। तो एजुकेशन में प्रॉब्लम, हम एजुकेशन पे किस बात में रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे पहले पता लगाएंगे आप प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम का पता जब आपको लग गया, अब आप का जो भी उद्देश्य है उसकी आप स्टेटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। स्टेटमेंट प्रोवाइड करने के बाद अब आप देंगे मेथड्स और प्रोसीजर की किस तरह से आपको अपनी रिसर्च को कंडक्ट करना है। देन उसके बाद अब आपने जब मेथड्स, प्रोसीजर वगैरह दे दिया, अब आप डेटा कलेक्ट करेंगे अलग अलग सोर्सेस से, ठीक है। जब डेटा का कलेक्शन हो जाएगा, आफ्टर दैट आप उस डेटा का एनालिसिस करेंगे और उस डेटा को इंटरप्रीट करेंगे। डेटा को एनालिसिस और इंटरप्रीट करने के बाद आप बाद में फाइनली क्या कर देंगे, रिपोर्ट कर देंगे रिजल्ट को, यानी आप एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये रहेगा आपका सीक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ हम अगर देखें तो ये करेक्ट इसका जो सीक्वेंस है इनमें से कौन सा है, तो हमने ऊपर देखा ही था, क्या है 3 2 4 1 5 6। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Next, the distribution of a large number of means based on samples of the sample size selected from the same population is known as normal distribution, sampling distribution, standard distribution या फिर rectangular distribution। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लार्ज नंबर ऑफ मीन्स का, जो कि आपके किस पे बेस्ड हैं, सैम्पल्स पे बेस्ड हैं, सैम्पल साइज पे बेस्ड हैं, जिसको ऑलरेडी सिलेक्ट किया गया है सेम पॉपुलेशन के थ्रू, तो वो आपका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, इट इज़ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि बहुत ही ईजी, जब बात हो रही है सैम्पल्स की, बार बार सैम्पल की बात हो रही है, पॉपुलेशन की बात हो रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। 2 वेरिएबल्स, अब यहाँ पर वेरिएबल्स पर क्वेश्चन है। 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, आपस में क्या है, कोरिलेटेड है। तो दिस मीन्स दैट, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये क्या करेंगे, एक दूसरे में वेरिएशन को कॉज करेंगे, या फिर सेम ट्रेट को मेजर करेंगे, या फिर वेरी टुगेदर, ठीक है, एक साथ वेरी करेंगे, या फिर
इंडिपेंडेंटली वेरी करेंगे। तो जब ये दोनों आपस में को रिलेटेड हैं, एक दूसरे से सह संबंध है इनके बीच, तो ये क्या करेंगे, ये एक साथ वेरी करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, when the questions are presented to the respondents in a face-to-face situation and the interviewer fills out the query rather than the subjects, it is known as। जब भी कोई क्वेश्चंस को प्रेजेंट किया जाता है एक रिस्पॉन्डेंट्स के सामने, एक कोई भी एक फेस टू फेस सिचुएशन है और जो इंटरव्यूअर है वो क्या कर रहा है, वो आपसे क्वेरी कर रहा है, ठीक है, कोई भी और क्वेरी कर रहा है सब्जेक्ट्स को हटा के, तो उसको आप क्या कहेंगे, एक इन्वेंट्री कहेंगे, एक क्वेश्चनियर कहेंगे, शेड्यूल कहेंगे, या फिर एक टेस्ट कहेंगे। तो ये आप इसको कह सकते हो शेड्यूल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि टेस्ट भी आपके सब्जेक्ट पे ही बेस्ड होगा, ठीक है, इन्वेंट्री भी आपके सब्जेक्ट पे बेस्ड होगी और क्वेश्चनियर भी आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से होगा। अगर आप कोई भी क्विज देने जा रहे हो तो वहाँ पे टॉपिक आपको ऑलरेडी दिया होता है कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम पुट अप किए जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, इफ रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन हेल्प्स इन लर्निंग कोरिलेशन और रिग्रेशन देन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पर बोला है कि जो रूल्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन के, वो आपको कोरिलेशन और रिग्रेशन को समझने में, सीखने में मदद करते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल कहा जाएगा? इसको आप सिक्वेंशियल ट्रांसफ़र कहेंगे, ठीक है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कहेंगे, नेगेटिव ट्रांसफ़र कहेंगे, या फिर वर्टिकल ट्रांसफ़र कहेंगे। यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो ज्ञान का जो आप कह सकते हो कि फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, स्थानांतरण कैसे हो रहा है आपकी लर्निंग का, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की यहाँ पे बात हुई है। वैसे तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन है, बट यहाँ आ गया, चलिए कोई नहीं, एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफॉर्म। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेशन के रूल्स सीख लिए हैं और उन रूल्स को सीखने के बाद आपको वो कोरिलेशन और रिग्रेशन समझने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसफर है ये कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर है। अगला, थियरी ऑफ जनरलाइजेशन इज सिमिलर टू द थियरी ऑफ। अब जो जनरलाइजेशन की थियरी होती है वो किस थियरी के समान होती है? ट्रांसपोजिशन के, आइडेंटिकल एलिमेंट्स, बोथ ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आइडेंटिकल एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 16 इज अरेंज द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी इन अ सीक्वेंस। अब आपको फिर से सीक्वेंस में जो है वो इसको लगाना है, किनको? मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी को, ठीक है, कि आप वेरिएबिलिटी को जो मेजर करते हैं तो किस सीक्वेंस में करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये 4 ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, या फिर एवरेज डेविएशन। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं? रेंज चेक करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे आपका रेंज आ जाएगा। आफ्टर दैट आप इसका एवरेज डेविएशन देखते हैं। एवरेज डेविएशन देखने के बाद आप मूव करते हैं क्वार्टाइल डेविएशन की तरफ और लास्ट में आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। तो सीक्वेंस जो रहेगा वो रहेगा आपका रेंज, यानी 2, 4, 3 एंड 1, एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर 2, 4, 3 and 1. It's here in option number 1A. So option number A is the correct answer for this question. Now let's move towards our next question, and it is a distribution of scores was negatively skewed. It can be stated that किसी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है स्कोर्स का, वो नेगेटिवली हो रहा है, तो इसको आप कैसे कह सकते हैं? इसको कैसे आप स्टेट करेंगे कि मीन एंड मीडियन कोइंसाइड, मीन इज मोर देन द मीडियन, या फिर मीन इज लेस देन द मीडियन, या फिर नो सच रिलेशनशिप एग्जिस्ट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मीन इज मोर देन द मीडियन। यहाँ पर जो मीन है वो मीडियन से ज़्यादा है। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज्ड एज अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। बात आ गई प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की, और आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की कैटेगरी में इनमें से कौन सा नहीं आएगा। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग नहीं आएगी, कोटा नहीं आएगी, स्ट्रैटिफाइड नहीं आएगी, या फिर सिस्टमैटिक सैम्पलिंग नहीं आएगी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हियर इज ऑप्शन नंबर बी। कोटा सैम्पलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के अंतर्गत नहीं आती है, ये आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के अंतर्गत आती है। क्लियर। नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आर अ टाइप ऑफ। जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ होती हैं वो किस प्रकार की स्टडीज़ हैं? आपकी हिस्टोरिकल है, डेवलपमेंटल स्टडीज़ हैं, सर्वे स्टडीज़ हैं, फिलोसॉफिकल स्टडीज़ हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करें हिस्टोरिकल तो नहीं होंगी, यहाँ पर ये जो स्टडी है ये आपकी डेवलपमेंटल स्टडी है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 इज एथनोमेथोडिकल स्टडी इज आ। एथनोमेथोडिकल स्टडी क्या है?
फिलोसफिकल है, हिस्टोरिकल है, एक्सपेरिमेंटल है, सोशोलॉजिकल है। तो अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने माइंड के साथ देखेंगे, अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। एथनो मीन्स एथिक्स, इसको मतलब आप इस तरह से देख सकते हैं कि एथनो को आप एथिक्स के साथ जब आप इसको रिप्लेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये एथिक्स कहाँ बनते हैं, ये एथिक्स हम कहाँ सीखते हैं। तो ये एथिक्स हम सीखते हैं सोसाइटी में, अपने आसपास, अपने समाज में। तो सोसाइटी से बन रहा है आपका सोशियोलॉजिकल रिसर्च। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, Which of the following is not a common element of a research proposal and a research report? तो यहाँ पर ये जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस, इम्प्लीकेशन फॉर फर्दर रिसर्च, रेफरेंस टू प्रीवियस रिसर्च, सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा। तो इनमें से कौन सा जो है वो कॉमन रिसर्च प्रपोजल का एलिमेंट नहीं है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज विद ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इम्प्लीकेशन फॉर फर्दर रिसर्च। आप आगे की रिसर्च के लिए जो इम्प्लीकेशंस देते हैं वो आपके रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च रिपोर्ट के अंतर्गत नहीं आता, कॉमन एलिमेंट के अंतर्गत नहीं आएगा। बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन डेटा का सोर्स भी आता है, ऑब्जेक्टिव हाइपोथेसिस भी आते हैं, और आप रेफरेंस भी जो लेते हैं वो भी आता है। जहाँ से भी स्टडी, जिस भी स्टडी से आपने लिया है तो उसका आपको रेफरेंस यहाँ पर देना होता है। नेक्स्ट है, व्हेन अ रिसर्चर इंक्लूड्स इन हिज सैम्पल दोज इंडिविजुअल्स हु आर विलिंग एंड आर रीडली अवेलेबल, द सैम्पलिंग टेक्निक इज कॉल्ड। जब कोई रिसर्चर अपने सैम्पल्स में उन इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करता है जो कि विलिंग है, ठीक है, और अवेलेबल भी है, तो ऐसी सैम्पलिंग टेक्निक को क्या कहा जाएगा? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो देखिए, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सिंपल रैंडम से आप तो रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हो ना, यहाँ पे किसी चिट वगैरह के थ्रू, या फिर ऐसे कि आपने बोल दिया कि हर दूसरे बच्चे को ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे तो अब ज़रूरी है जो दूसरा बच्चा आपने लिया है, फिर चिट में जिस बच्चे का नाम आया वो चाह रहा था पार्टिसिपेट करना, ठीक है, तो इसलिए तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, कोटा सैम्पलिंग, नो, कोटा सैम्पलिंग भी नहीं होगी, स्नोबॉल भी नहीं होगी, ये होगी आपकी इंसिडेंटल सैम्पलिंग, ठीक है, क्योंकि अगर आप उन्हीं को लेते हैं जो चाह रहे हैं तो एक इंसिडेंट हो गया ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट एंश्योर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन इज टर्म्ड एज simple random sampling, stratified sampling, purposive sampling, systematic sampling. Here the correct answer goes with option number B, that is stratified sampling। यानी कि stratified sampling क्या होता है? तो ये एक मेथड है सैम्पलिंग का जो कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करता है सारे पॉपुलेशन के सारे सेक्शंस के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड इट इज Which of the following may be a primary source of information for a researcher? अब कोई भी एक रिसर्च कर रहा है तो उसके लिए इनमें से कौन सा जो है वो प्राइमरी सोर्स होगा? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, अ रिसर्च रिव्यू आर्टिकल, अ रिसर्च पेपर इन अ प्रोफेशनल जर्नल, या फिर एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ए रिसर्च स्टडी। तो प्राइमरी सोर्स की बात हो रही है, मतलब प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन किसी भी रिसर्चर के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ क्या रहेगा? तो सबसे पहले पता लगाएगा रिसर्च पेपर इन अ प्रोफेशनल जर्नल। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये हमारे सेशन का भी लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद 25 क्वेश्चन और रह जाते हैं, उनका हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू केस स्टडी। अब इनमें आपको 4 ऑप्शंस दिए और आपसे पूछा है कि केस स्टडी से कौन सिमिलर है? लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, सोशल सर्वेज, फॉलो अप स्टडीज, या फिर हॉरिजॉन्टल स्टडीज। सो हियर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गोज विद ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फॉलो अप स्टडीज। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके।